एक तो प्रोडक्ट बताना है तीनों में क्या बनेगा, और दूसरा ये बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा। बन गया। देखिए ये हमें देख करके पता चल रहा है कि एल्काइल आयोडाइड है, हाँ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन क्या होता है, ये कार्बन है अल्फा, ये कार्बन है बीटा, तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहलाता है। यहाँ से निकलेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा ये रिंग बन जाएगी, ठीक है। माइनस HI निकल गया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। तो किधर से निकलेगा, कहीं से भी निकाल दीजिए, ये अल्फा बीटा निकल गया, माइनस HI यहाँ से हो गया, ठीक। इधर से निकालेंगे ये डबल बॉन्ड, इधर से निकालेंगे ये, ठीक है। लेकिन इधर से निकालना ज्यादा ठीक है, वो क्यों है वो भी बताता हूँ। तीसरा आ जाइए इसमें, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये डबल बॉन्ड आ गया, अब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट ये देगा, फिर ये, फिर ये। क्यों दे रहा है सबसे फास्ट ये, जब देखिए सबसे फास्ट रिएक्शन ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग बना रहा है, और बेंजीन रिंग क्या होती है, एरोमेटिक होती है, और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल चीज बन रही है। ये उसके बाद इसका नंबर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, ये इधर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन को और हम क्या कहते हैं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हो रहा है। तो उसकी वजह से भी इसको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड के बराबर नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसका रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा उसके मुकाबले। क्लियर हुई बात। और यहाँ पर
इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन की तरह होगा, इसको कोई जल्दी नहीं है, इसको भूलते होगा। ठीक है, अब इन तीनों में आ जाइए। यहाँ पर सबसे फास्ट कौन देगा, तो ये अभी मैंने बताया था, सबसे फास्ट आयोडीन वाला देता है, फिर ब्रोमीन वाला, फिर क्लोरीन वाला। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आयोडीन के साथ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कार्बन आयोडीन की, ठीक, कार्बन ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ कम और कार्बन क्लोरीन की उससे कम, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और इस तरीके से ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये लगा हुआ है मिथाइल, ये लगा हुआ है ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये डैश बॉन्ड है, ये वेज बॉन्ड है। वेज क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन। डैश क्या होता है, इनसाइड द प्लेन। इसका रिएक्शन कराइए किससे, एल्कोहलिक KOH से। प्रोडक्ट बताइए कौन से बनेंगे, कितने बनेंगे। कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो ये क्या है, इसकी मिरर इमेज है, और मिरर इमेज है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब मैं क्लास ले रहा हूं, शुरू कर दी मैंने, थोड़ा वेट करिए, ठीक है। तो ये अगर लीवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इनैनशियोमर्स हैं, ठीक है। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन है, इसलिए इसके दो कंपाउंड बनेंगे। देखने में लग रहा था कि यार ये तो एक ही है, लेकिन जब हमने इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करी तो हमें पता चला कि नहीं भाई, ये तो दो डिफरेंट कंपाउंड है, ठीक है ना। एक लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, दूसरा लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है। क्लियर हुई बात, सब रिवाइज करवाने के लिए करवाए हैं क्वेश्चन एक। चलिए, तो अभी तक हमने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में क्या क्या पढ़ लिया। 75% चैप्टर हमारा खत्म हो गया, बल्कि 80%, बल्कि 90% खत्म हो गया, क्योंकि आगे जो पढ़ने जा रहे हैं 75% मैंने क्यों बोला था, इसलिए जो आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें से 15% हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, इसलिए। तो अगला टॉपिक हम देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स,
ठीक है ना। एरीन मतलब एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाला। इसमें हमने पहली चीज पढ़ी प्रिपरेशन। इन दोनों की प्रिपरेशन पढ़ ली हमने। दूसरी चीज क्या पढ़ते हैं हम? हमेशा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज में दो चीजें पढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, तो फिजिकल भी हमने पढ़ ली, वो पुराने जैसी है, जितनी जो इसमें थी वही इसमें। पर इसके अंदर क्या देखा, हैलोजन आने की वजह से जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा पोलर हो गया है। ठीक है ना, हैलोजन और कार्बन का बॉन्ड थोड़ा सा पोलर हो। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, डन हो गया। अब हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई, तो हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। तो हेलो एरीन्स का क्या मतलब है? हेलो एरीन्स का मतलब ये है कि एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ होगा, एक हेलोजन लगा हुआ है। ये हेलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमने बनाया हुआ है। क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, और इसकी वजह से क्या होता है हमें मालूम है कि जितनी भी मेरी ऑर्थो पोजीशन है उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और पैरा पोजीशन है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बोलिए, याद है? कई बार बनवा चुका हूं। इलेक्ट्रॉन घुमाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, गुड। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो झमाझम आकर के इस पे अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमने कर लिया है? कौन कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करता है? ये वाला ग्रुप, ये अगर ग्रुप जी मान लो, तो कौन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कौन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। कौन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। और उनके सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किए हुए। अब मुझे आना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक तो हम कर चुके हैं, तो लिखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में NSR लिखूंगा। किसके अंदर? इन हेलो एरीन। न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, किसी एक को हटाएगा और खुद वहां पर लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। ये मैंने ले लिया अपना हेलो एरीन ले लिया।
न्यूक्लियोफाइल आया, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही ले लिया मैंने, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव आया, बताओ कहाँ अटैक करेगा ये? बोलिए, किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? क्या ये हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा? क्या ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा? ये किसी को भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है, कोई रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन। क्यों नहीं दिया रिएक्शन इसने? ये बात भी मैं क्लास में बता चुका हूं। अब इधर देखिए, अगर ये इस हेलोजन को हटाना चाहेगा तो ये हेलोजन को हटाने के लिए यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, या हटा पाएगा, तोड़ पाएगा? बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, रिंग में भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये जब आएगा तो रिपल्शन होगा ना। अभी मैंने यहां पर दिखाया, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? +M इफेक्ट, पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर रहा है ये वाला कंपाउंड ग्रुप, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ा रहा है, देखो इसी वजह से ये नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया। ये रिंग, पूरी रिंग में पहले ही नेगेटिव चार्ज था 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन उसने भी दे दिए हेलोजन ने, तो और बढ़ गया। न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा ना, तो कैसे करेगा रिएक्शन? रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो बस इसी बात को नो रिएक्शन जहां लिखा है वहीं पे पॉइंट बना करके बातें लिख लीजिए। पहला, क्यों नहीं रिएक्शन करेगा? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड। पहला रीजन क्या है? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड। इसके अंदर है पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन रिंग के जो कार्बन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। Therefore they are more electronegative, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए भी इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन। फिनाइल कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए भी ये बन नहीं पाता है।
ठीक है, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन एंड बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन। ये सारी बातें अभी डिस्कस की हमने। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, तो ये रिपल्शन करेगा। तो चौथा पॉइंट ये मैंने लिखवा दिया। और क्या बना, कार्बोकैटायन। अगर मान लो किसी तरीके से मैंने ये रिमूव किया तो ये देखिए कार्बोकैटायन बन गया, ये कार्बोकैटायन बन गया। ये कार्बोकैटायन क्योंकि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आ जाता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो उसको और ज्यादा अनस्टेबल बना देता है, तो इस वजह से भी नहीं बनता। तो ये भी जहां पे लिखा है वहां पे ये वाला डायग्राम बना लेंगे। कार्बोकैटायन अनस्टेबल जो होता है उसके ऊपर ये बात लिखिए वहां पे सामने, ठीक है। ठीक है, चलिए। फिर भी कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर पे हम लोग कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें से एक पहला है डाउस प्रोसेस। क्या है? डाउस प्रोसेस। क्या है इसके अंदर? इसमें हमने बेंजीन रिंग विथ हैलोजन लिया, मान लीजिए क्लोरीन लिया, और इसका मैंने NaOH के साथ रिएक्शन कराया एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर तकरीबन 600, कितना टेम्परेचर है? 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सोचिए एक एटमॉस्फेयर का ये प्रेशर होता है, तो 300 का कितना होगा? इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हम इसको रिएक्शन को कराते हैं। तो ये क्या बनाता है? पहले स्टेप में बनाता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। नाम भी याद रहना चाहिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। ठीक, फिनॉल होता है, फिनॉल का हाइड्रोजन हटा करके और सोडियम लगा दिया तो बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। अभी सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड का आपने क्या किया? इसको सेकंड स्टेप में, ये तो फर्स्ट स्टेप में आपने कराया, सेकंड स्टेप में कुछ एसिड डाल दिया इसके अंदर, कुछ ड्रॉप एसिड के डाल दिया, एसिडिफिकेशन करा दिया, तो ये Na पॉजिटिव हट जाएगा और OH लग जाएगा।
मतलब Na पॉजिटिव हट करके H पॉजिटिव लग जाएगा, और ये हमारा क्या होता है, फिनॉल होता है। तो इस तरीके से बड़ी मुश्किल से, बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन यूज करते हुए हम लोग कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यही रिएक्शन अगर मुझे कोशिश करके किसी तरीके से कराना हो कि भाई ठीक है, हैलोजन लगा हुआ है, ओके, मुझे बनाना क्या है, यही बनाना है, OH ग्रुप लगाना है। लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि इतना ज्यादा टेम्परेचर, कौन सा वाला, 623 डिग्री केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर, इतनी हाई ड्रास्टिक कंडीशन यूज करो। इतनी ड्रास्टिक कंडीशन के लिए मुझे वैसे ही इंस्ट्रूमेंट भी यूज करने पड़ेंगे, उतना ही एनर्जी लगेगी। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा रिएक्शन 443 डिग्री केल्विन पर और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगाना होगा। और जब मैं ये लगा दूंगा तो ये मेरा रिएक्शन 443 डिग्री पे हो जाएगा। कोई बता सकता है टेम्परेचर भी कम हो गया, प्रेशर भी कम हो गया NO2 ग्रुप लगाने से? जो 4 कंडीशन बताई है उन्हीं में से कंडीशन क्या हुआ, NO2 ग्रुप लगाने से। NO2 ग्रुप के बारे में हमने क्या पढ़ा है, NO2 ग्रुप कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये सब चीज हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये क्या करता है, इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो अब ये बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो OH ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफाइल है, इसके आकर के अटैक करना आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज का जो रिपल्शन हो रहा था वो कम हो जाएगा। तो इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से खींच करके क्या कर दिया, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को आसान बना दिया। हो गई बात क्लियर? इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लो हो गया। तो सर इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 NO2 ग्रुप लगा दूं तो और भी कम हो जाएगा। यस, करके देखिए। NO2 2 लगा दिए, कहाँ लगे, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो इस बार टेम्परेचर प्रेशर क्या हो जाएगा, इस बार और कम हो गया, और ये 368 केल्विन पे ही इस बार रिएक्शन हो गया। क्योंकि 2 आ गए खींचने वाले। ठीक है,
तो उसका मतलब सर अगर 3 लगा दूं तो तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब खाली गर्म कर देंगे ना तो भी रिएक्शन हो जाएगा। हल्का सा गर्म माई दे दी इसको तो भी रिएक्शन हो जाएगा। तो भी रिएक्शन हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहे हैं। इस कंपाउंड का एक स्पेशल नाम भी है, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ, इसलिए याद रहे, पिक्रिक एसिड। बाकी इनका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसका बताओ इंतजाम, तुम नाम बताओ पहले वाले का। पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन। सर अगर मैं उल्टा बोलूं पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन तो भी ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो कोई भी नाम दे दो। आया समझ में? इधर आ जाओ इस पे, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नंबर से कर लेता हूं, नंबर से कर लो। इसको पहला नंबर दिया, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, तो 2,4 डाई क्लोरो। ठीक है ना, D2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। समझ में आ रहा है सीधा? चाहे ऑर्थो पैरा बोलो चाहे नंबर से बोलो, दोनों परमिटेड है आईयूपीएसी के जरिए से। इसका क्या नाम हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ऐसे इनका नाम लिख लोगे आप। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो फिनॉल। पैरा नाइट्रो फिनॉल। क्या मैं इसका नाम ये लिख सकता हूं पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में पीरियोडिक फंक्शनल ग्रुप की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, क्लोरो और नाइट्रो तो सब्स्टिट्यूएंट थे, तो इसलिए वो नहीं लिख सकता। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, हाँ, पहला नाइट्रो हो गया, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये बताइए कि सर आप लोगों का सवाल होना चाहिए था 3 लगाए तो गर्म होने पे हो गया, तो 5 ही लगा देना, सीधे 5 ही लगा कर दो, तो और बढ़िया काम करेगा। क्यों नहीं आया दिमाग में? सवाल आना चाहिए ना कि सर ऐसा करिए कि
पांचों जगह पे लगा दिए। NO2 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 NO2, तो ये तो और फास्ट रिएक्शन देगा। वो गर्म करने पे देता है तो ये तो ठंडे पानी में भी दे देगा। तो इसको लिखिए मेटा पोजीशन mesomerisc effect does not work। मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है। मेटा पोजीशन मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट वर्क। इसलिए उसको आप लगाओ चाहे ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ ओनली, वही अगली लाइन में लिख दिया, ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क्स। ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क्स। काम करता है। ये देखिए मैंने क्या बताया था, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ होता है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ। जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, खाली ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं आता है। तो जब नाइट्रो ग्रुप आप यहाँ लगाओगे, मैं यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगाता हूँ, तो ऐसे लगेगा नाइट्रो ग्रुप, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये रेजोनेंस की वजह से ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को यूटिलाइज कर लेगा। मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से क्या किया इसने, ये जो नेगेटिव चार्ज आया रिंग के ऊपर, इसको क्या किया, यूटिलाइज कर लिया। और क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यहां बना दो, यहां देखिए ये बन जाएगा डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसे बन जाएगा। लेकिन मेटा वाली पोजीशन में तो कोई नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं, तो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाता है। तो मेटा वाली पोजीशन पे लगा हो चाहे ना लगा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ उतनी बातें मोटी मोटी बता रहा हूं जितनी बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होगा ये, फटाफट।
हो गया? ऐसा लगता है, ऐसे लगता है। ये न्यूक्लियोफाइल आया, इसने क्या किया, यहाँ अटैक किया। जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ। ये बन जाए, जी अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरा साहब आधे घंटे बाद बात सुन लो। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, आधे एक घंटे बाद फोन करता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया तो ये क्या करेगा, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट के जरिए से स्टेबलाइज कर लेगा, जो मैंने पीछे बताया। चाहे तो दोबारा लिख लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये यहाँ। ठीक है ना? अगर ये एनओ ग्रुप यहाँ पे होता तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आना ही नहीं है। जब यहाँ पे आना नहीं है तो उस नेगेटिव चार्ज इस NO2 ग्रुप के लगने की वजह से उस यानी कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा बेंजीन के ऊपर, उसके नेगेटिव चार्ज के ऊपर, तो इसलिए वो फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये Cl यहाँ से निकलेगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में -Cl नेगेटिव निकल गया, यहाँ पे OH लग गया और ये इलेक्ट्रॉन वापस आया तो प्लस इधर माइनस इधर, यहाँ बॉन्ड बन गया, इधर दो बॉन्ड पहले से थे और ये NO2 फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, चलिए, तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला, अच्छा ये वाला जो स्टेप है इसको लिख लीजिए, ये जो है ये RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब ये सबसे स्लो स्टेप है। पहला स्टेप तो लिखिए, इट इज ए टू स्टेप रिएक्शन, इट इज ए टू स्टेप रिएक्शन। दूसरा, इस कार्ब अनायन इज फॉर्म, इसके अंदर कार्ब अनायन बन रहा है। देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कार्ब अनायन बन रहा है। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एराइल हैलाइड एंड बेस कंसंट्रेशन, यानी NaOH कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो आता है
ऑर्डर, वो यहाँ की जो पावर होती है उसको ऐड करके आता है, 1 + 1 2 हो जाएगा ऑर्डर। मॉलिक्यूलैरिटी, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऐड करके आता, तो एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, तो ये भी 1 + 1 मॉलिक्यूल = 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी तरह के कर रहे हैं, तो 2 तरह के कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी भी 2। ठीक है, तीसरा 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ओके, लिख लिया। इफ नाइट्रो ग्रुप इज एट ऑर्थो एंड पैरा, then ortho nitro will be more reactive, पैरा से ऑर्थो वाले की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखिए नेगेटिव चार्ज यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, लेकिन मीजोमेरिक एक तो +m से ही है, सॉरी -m से, -m होगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, देता है तो +m होता है। दूसरा इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा तो -I भी होगा, यहां पर भी -I होगा और -m होगा, लेकिन -I जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका डिस्टेंस ज्यादा तो इसका -I जो होगा वो कम होगा, इसका डिस्टेंस कम तो इसका -I ज्यादा, तो इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्थो वाले का ज्यादा होगा। अब ये बिल्कुल डीप में हम लोग चले गए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, और वो स्टार लगा करके लिख लीजिए, क्या है इसके अंदर PHI, PHBr, PHCl एंड PHF। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन किसका क्या ऑर्डर होगा। अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि ये बॉन्ड जो है वो वीक होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। यहां पे ये बॉन्ड जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है फ्लोरीन का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसके नीचे रीजन लिखो, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन।
ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN2, एरोमेटिक SN2। एक SN2 हमने एल्काइल हैलाइड में पढ़ा था, वो खाली SN2 था, और ये एरोमेटिक में SN2 है। ठीक है, तो वहां का और यहाँ का कंपैरिजन आप लोग को होमवर्क में करना है। एल्काइल हैलाइड वाला SN2 और यहाँ वाला SN2, एरोमेटिक SN2, ये दोनों को टेबल बना करके लिख करके लाना है, होमवर्क में लिखिए इसको। कल इसको हम लोग खत्म कर देंगे।